हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में। पिछला लेक्चर भी हम लोगों ने फोर्स्ड ऑसिलेशंस पे ही लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी कोई हमारे पास सिंपल एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, उसके साथ में डैम्पिंग मौजूद थी, मतलब कोई डैम्पिंग फोर्स उस पर लग रहा है मीडियम की वजह से बी डी एक्स बाई डी टी। और साथ के साथ इस बार हमने क्या किया था, उस पर एक और एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन बी टी लगा दिया था, जो कि साइनसोइडल फोर्स था जिसकी फ्रिक्वेंसी थी पी। तो हमने देखा था कि जो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कुछ इस तरीके से निकल के आई थी। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर। और इधर क्या था, ये साइनसॉइडली वेरिंग टर्म साइन पीटी माइनस थीटा, जिससे हमें ये भी पता चलता था कि इसका जो फेज है डिस्प्लेसमेंट का, वो इम्प्रेस्ड फोर्स से थीटा लैग करता है। ठीक है। अच्छा, उसमें से हमने ये देखा था कि ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो था ये भी एक्सटर्नल फोर्स की किसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके मैक्सिमम होता है, जिसको हमने बोला था एम्पलीट्यूड रेजोनेंस हो गया है भाई। तो ये जो एम्पलीट्यूड था, इट इज मैक्सिमम व्हेन कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता था, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, जो कि डैम्पिंग पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम की डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना है। ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। अब हम क्या ना यही देखना चाहते हैं कि ये एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये टी के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं एक्सटर्नल इंपीडेंस फोर्स की, तो इस एक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, और कब एम्पलीट्यूड आता है इस बात पे भी क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें चेक करनी है। देखना ध्यान से। ये इस एक्सिस पे मैं इस एक्स को रखता हूं, और एक्स को नहीं, ए को रखते हैं, और इस एक्सिस पे मैं पी को रखता हूं। अब ध्यान समझने की कोशिश करना, जब P की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, उस समय तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जिसको हम एम्पलीट्यूड रेजोनेंस बोलेंगे। और जब P की वैल्यू इससे कम या इससे ज्यादा होगी, तो ये एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम पे नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू से कुछ कम होगा। ये बात समझ में आती है। ठीक है। मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वाली लाइन ये है। जब P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ये है, तो मैं ऐसा बना सकता हूं ना, इससे देखो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है वो इस ओमेगा नॉट से थोड़ी पहले आ जाती है, यानी कि वो जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा होगा वो कुछ यहां पर हो रहा होगा, इससे कुछ पहले। कितना पहले वो दिया हुआ है एक्सप्रेशन में। तो इससे पहले मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अगर इससे कम कर दी हमने फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की, तो भी कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, उससे ज्यादा कर दी तो भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं जो मीडियम था इसका मीडियम चेंज कर देता हूं, जिससे कि इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट कुछ कम हो जाए। अगर इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट कुछ कम हो जाएगा, तो यही फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस आ रहा था वो कुछ बढ़ जाएगी, इससे कुछ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन ओमेगा नॉट से तो कम ही रहेगी ना, ये बात तो पक्की है। ठीक है। मान ले तो कुछ इधर शिफ्ट हो गई, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा यही ग्राफ हमको। कुछ बात समझ में आ रही है। इस बार यहां पर हुआ है यही रेजोनेंस, और ज्यादा मैं अगर कम कर दूं उसको आर को, तो और ऐसे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं कम करते चला जाऊं और कम करते 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 आर की वैल्यू जीरो को टेंड कर जाए, तो फिर ये जो रेजोनेंस होगा ये एग्जैक्टली किस पर हो जाएगा, इस ओमेगा नॉट पर ही हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाए तो। आपने ध्यान से देखा, जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने एक चीज का और ध्यान रखा कि जैसे जैसे मैं इसको ऊपर कर, जैसे जैसे मैं ये फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूं, मैं जो ग्राफ की पीक है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड जितना भी मैक्सिमम ऊपर है, उसको मैं ऊपर करता चला जा रहा हूं डैम्पिंग कोफिशिएंट कम करने के साथ साथ। तो मैं ऐसा किस लिए कर पाया, क्योंकि जब आर की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था, ये ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, नीचे आर वाली टर्म आ रही थी, मतलब आर घटाने से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ए मैक्स। तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब आर की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, तब ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, और एग्जैक्टली पी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर ही तब रेजोनेंस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा ये वेरिएशन है। अब इसी से एक टर्म आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो इसका क्या मतलब है, कर्व से कुछ समझ में आ रहा होगा, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ए मैक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस ग्राफ की पीक जितनी ऊंची होगी, हम बोलेंगे रेजोनेंस उतना ज्यादा शार्प हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। मैं ये फिजिक्स से इसकी डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस,
रेजोनेंस के शार्प होने की क्या डेफिनेशन है ये समझना। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इधर या थोड़ी सी इधर, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा करते हैं, तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें कितना चेंज आ रहा है, कोई स्टीप चेंज आ रहा है या थोड़ा बहुत ही चेंज आ रहा है। अगर ज्यादा चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस जो है वो काफी शार्प है, और अगर वो थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्लैट रेजोनेंस है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो मैं ये वाला ग्राफ जो दिया गया उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट R1, ये R2, ये R3, तो यहां से आपको ये साफ साफ समझ में आता है ना कि R1 लेस देन R2 लेस देन R3। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का आपको मीनिंग समझ में आया कि जितनी ज्यादा इसकी पीक ऊंची होगी, जितना ज्यादा इधर से इधर थोड़ा पीक चेंज करने पर जितना ज्यादा उसमें चेंज आ रहा है, डिपार्चर हो रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से एम्पलीट्यूड में, तो हम बोलेंगे कि इस वाले केस में जो रेजोनेंस है वो शार्पर है। ये बात आपको समझ में आई? तो आप इतना नोट करिए, फिर आगे हमारा ये एम्पलीट्यूड रेजोनेंस वाला पोर्शन तो कंप्लीट होता है, फिर आगे हम चलते हैं वेलोसिटी रेजोनेंस पर। और उससे पहले हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो डेराइव करेंगे ही, तभी तो हम वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम कराएंगे। जैसे एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था, ऐसी वेलोसिटी रेजोनेंस में वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी रेजोनेंस के बारे में। तो वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए पहले मैं एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं वेलोसिटी का। सिंपल सा है कि हमें पता है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t क्या था, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू f नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा। जब हमारे पास एक बार ये आ गया है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t यू कैसे निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो dx बाई dt। तो dx बाई dt करूंगा तो ये क्या हो जाएगा f नॉट p, ये cos pt माइनस थीटा हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। तो पहले की तरीके से ही, जैसे पहले ये वाला क्या था डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, इसको मैं डिनोट कर देता हूं यू ए से। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या है एफ नॉट पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। और सिंपल सी बात ये है कि वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए आपको ये मैक्सिमम कराना है। ये मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से सोचना। ये मैक्सिमम तब होगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, जितने भी चेंज होने वाले टर्म जैसे पी है उसको नीचे ले आता हूँ, तो मैं इस यूए को ऐसे लिख सकता हूँ, यूए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, उसमें भी पहले स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बाद में फाइनली पी हो जाएगा, तो ये पी का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ऐसा करके हो जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज तब मैक्सिमम होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा, इसमें वेरी करने वाला टर्म ये है, हम पी को वेरी करा रहे हैं, तो जब ये जीरो हो जाए, और ये जीरो कब होगा जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि यूए यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन p इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यही कंडीशन है किसके लिए, वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए, कि जो एक्सटर्नल फोर्स था उसकी जो इंप्रेस फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। ये ओमेगा नॉट वहीं से चलता आ रहा है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम से, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि वेलोसिटी रेजोनेंस अब होगा कब, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाए। तो वही हम पहले की तरीके से जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड और पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड और पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस एक्स पे मैं रख देता हूं यूए और इस एक्सिस पे पी, सीधी सी बात है, वही पहले की तरीके से पी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब की बार बात पक्की है कि जब डैम्पिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो, कैसा भी मीडियम हो, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तभी एम्पलीट्यूड रेजोनेंस आएगा, चाहे वीक डैम्पिंग हो चाहे लार्ज डैम्पिंग हो। लेकिन इस वीक डैम्पिंग लार्ज डैम्पिंग पे किसी एक बात पे तो फर्क पड़ेगा, किस बात पे फर्क पड़ जाएगा, इस ये तो बात पता चल गई पी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा ये डिपेंड करेगा डैम्पिंग कोएफिशिएंट पे। वो निकाल लेते हैं हम लोग यूएमएक्स, देखना ध्यान से, यूएमएक्स क्या निकल के आएगा हमारा, पी की वैल्यू ओमेगा नॉट रख देते हैं, तो पी की वैल्यू जब ओमेगा नॉट तो ये वाला टर्म तो गायब, और यहाँ पे ये बचा रह जाएगा, और पी की वैल्यू ओमेगा नॉट डाली तो ये बच जाएगा एफ नॉट ओमेगा नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा ये एफ नॉट अपॉन 2r। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, वैसे बात तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट जितना कम होगा इस वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये एफ नॉट को लिख सकता हूँ एफ नॉट अपॉन एम, और 2r को लिख सकता हूँ कितना बी बाई एम, ये और ये कट के एफ नॉट बाई बी आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वेलोसिटी का। तो ऐसी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी सी बात है।
ये ग्राफ ऐसा आएगा, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी उसी टाइम पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और उससे कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड उससे तो कम ही होगा। अच्छा, अगर मैं और कोई मीडियम ले लेता हूं जिसका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो इससे कम है, मतलब इससे भी लाइट डैम्पिंग है, तो उस केस में क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब पीक थोड़ी हाई होगी, कुछ ऐसा। लेकिन रेजोनेंस होगा पी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर ही। ऐसी और ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे R1, यहाँ R2, यहाँ R3, तो सेम वही बात है कि R1 लेस देन R2 लेस देन R3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, इसमें भी आपसे वही पूछ ले कि शार्प कौन सा है रेजोनेंस, सबसे समझ में आता है सबसे ऊपर वाला शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम था हमारा इसका एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का और वेलोसिटी रेजोनेंस का, ये भी काम हो गया। अब आगे जो हमें चीज पढ़नी है, ध्यान से देखना आप। हमने अब तक 3 एक्सप्रेशंस पे हम लोग अराइव हुए हैं। एक तो हमारे पास है f इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी, जहां से स्टार्टिंग ही करी थी, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आया हमारे पास। ऐसे लिख देते हैं इसको, एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन पी टी माइनस थीटा, और ऐसी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एफ नॉट पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस पी टी माइनस थीटा। सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि इन तीनों ही केसेस में ये जो साइनसोइडल वेरिंग टर्म है, इनके फेजेस अलग अलग हैं। यहाँ पे पीटी, यहाँ पीटी माइनस थीटा, यहाँ पीटी, यहाँ कॉस के अंदर पीटी माइनस थीटा है, तो फेजेस अलग अलग है। अब आगे हम लोग यही देखना चाहते हैं कि इनके जो फेज हैं ये किस तरीके से वेरी करते हैं, एक दूसरे में क्या रिलेशन रखते हैं इनके फेज, पी और ओमेगा नॉट किससे कम हो किससे ज्यादा हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे फेज डिफरेंसेस कैसे वेरी करते हैं, वो पूरा वेरिएशन हमको आगे पढ़ना है। ये बात समझ में आती है? तब तक आप ये नोट करें, फिर हम आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से देखना। फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या था, एफ नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, साइन पी टी माइनस थीटा। मेन तो हमें थीटा वाले टर्म से ही मतलब है। फोर्स जो आता था वो क्या आता था, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आने लग गया हमको कि ये जो थीटा है यहाँ पर ये फेज डिफरेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है फोर्स्ड ऑसिलेशन का, वो अप्लाइड फोर्स से थीटा लैग कर रहा है। इस थीटा की वैल्यू हमको चेक करनी है। इसके लिए हम लोग, ये थीटा वाला टर्म भी कहां से आया था, यहाँ से आया था। हमने टेन थीटा को क्या मान लिया था, टेन थीटा इज इक्वल टू 2rp अपॉन स्क्वायर, 2rp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये मान लिया था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे आप, सबसे पहला केस लेते हैं हम। पहला केस ये है कि जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी हो। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी होगी तो यहां से समझ में आता है ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही होगी, 0 से π/2 के कहीं बीच। ठीक है, फिर दूसरा केस ऐसे ही हम लोग लेते हैं, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट के जस्ट बराबर हो जाएगी। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट के जस्ट बराबर हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में 0 बनना है, यानी कि टेन थीटा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, π/2 के। ये बात समझ में आती है? देखना, अब ऐसे ही हम लोग थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारे पास, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा हो। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा होगी तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, मतलब टेन थीटा एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा। जब टेन थीटा नेगेटिव होगा तो यहां से समझ में आती है कि थीटा की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में कहीं लाई कर रही होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ऐसे ही हम लोग आगे का केस लेते हैं, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही छोटी हो। पहले तो छोटी, अब है बहुत ही छोटी। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही छोटी होगी तो ये वाला टर्म लगभग नेग्लिजिबल होगा, नीचे पी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर रह जाएगा। दूसरा, जब पी की वैल्यू बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट, तो ऊपर एक छोटी क्वांटिटी नीचे एक बड़ी क्वांटिटी, टेन थीटा बहुत ही छोटा होगा पर होगा पॉजिटिव। टेन थीटा इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसका मतलब कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0, 0 पॉइंट समथिंग होगा ना। ठीक है, अब ऐसे हम लोग अगला केस लेते हैं, जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही बड़ी हो। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो ये बात समझ में आती है कि ये जो पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत बड़ी हो गई, डिनोमिनेटर में बढ़ा रहा है, ऊपर भी बढ़ा रहा है, इसको डिवाइड मान लेंगे तो समझ में आता है, लेकिन क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टेन थीटा इज वेरी, अच्छा स्मॉल होगा या लार्ज होगा ये भी चेक कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लो, 2r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2r अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी। तो
तो यहां से हमें क्या क्या समझ में आता है कि पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत बड़ी थी, यानी कि ये क्वांटिटी बहुत छोटी है और ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। अब जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में एक बड़ी क्वांटिटी आ रही है, तो कुल मिला के छोटा ही आएगा। टेन थीटा इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव। जब टेन थीटा बहुत ही स्मॉल और नेगेटिव है, मतलब ये पक्का पाई के बहुत पास होगा, यानी कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इन्हीं पांचों केसेस का यूज करके इनके थीटा का वेरिएशन विद पी प्लॉट करूंगा। देखना ध्यान से, थीटा कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं पी के साथ, और थीटा वो फेज है जिससे कि ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स से लैग कर रहा है, इम्पल्स फोर्स से लैग कर रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वही काम करता हूं हर बार जो कर रहे हैं, P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां पर मैं ये थीटा मार्क कर लेता हूं कुछ एक दो। कौन कौन से? एक तो ये जीरो तो है ही है, पाई बाई टू वाला और पाई वाला, क्योंकि मेरे को मेन पॉइंट यही दिखाने। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा पॉजिटिव था जीरो से पाई बाई टू के लिए, सॉरी टेन थीटा पॉजिटिव है, इससे हमारे पास आया थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू, यानी कि पी लेस देन ओमेगा नॉट के लिए इस वाले पोर्शन के लिए ये थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा जब हम पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी देखते हैं, ये वाला केस और ये वाला केस, उसमें भी थीटा पॉजिटिव ही है, मतलब कि ग्राफ कुल मिला के इस वाली एक्सिस से ऊपर ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, जब p की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही छोटी है, यानी कि p की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही छोटी, थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। जब p की वैल्यू एग्जैक्ट ओमेगा नॉट है तो थीटा पाई बाई टू है। जब p की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ही बड़ी है तो थीटा पाई है, मतलब कुछ यहां टेंड कर रहा होगा पाई। ठीक है, अच्छा साथ के ये भी समझ में आता है कि सारे रीजंस में पॉजिटिव है, और जैसे जैसे मैं ये बढ़ाता चला जा रहा हूं, क्या p की वैल्यू जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो टेन थीटा यहां से यहां तक देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। जीरो से जब हमने पाई बाई टू बढ़ाया तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली गई, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है उसमें। तो मैं सिंपल इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकता हूं क्या। अच्छा फिर उसके बाद में यहां से यहां तक जाने में इसको ये पाई को टेंड करना है। ये बात समझ में आई, ये ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट करा। और आप इसकी अगर कॉन्केविटी वगैरह चेक करने, इसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना, अगर दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद यही थीटा वाला फंक्शन अगर दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव आ जाए तो समझ में आता है कॉन्केव डाउन हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो कॉन्केव अप हो जाएगा। ये इन दो पोर्शन में हो रहा है, वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मान लो मैं इसी में आपके साथ आपके पास आपके लिए ऐसा एक डायग्राम बना के देता हूं, और आपको पहचानना है कि वो वाला कम डैम्पिंग वाले के लिए ज्यादा डैम्पिंग वाले के लिए, ध्यान से देखना। देखना जब मैंने ये दूसरा वाला ग्राफ बनाया, ये वाला, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो टेन थीटा है ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि मीडियम का डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना है। जब तक ये टेन थीटा पॉजिटिव है, जब तक ये टेन थीटा पॉजिटिव है, यानी कि जब तक आप ऐसे समझ लो जब तक थीटा पॉजिटिव है तब तक तो आर का बढ़ना, यानी कि डैम्पिंग का बढ़ना इस थीटा की वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये थीटा नेगेटिव पोर्शन में चला गया, क्योंकि पी ओमेगा नॉट से जब ज्यादा हो जाएगा तो ये थीटा की वैल्यू कैसी हो रही है, थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई आ रही है, टेन थीटा नेगेटिव हो रहा है, तो उस वाले केस में इस आर का बढ़ना इसकी वैल्यू को कुल मिला के घटाएगा या नहीं घटाएगा। ठीक है, घटाएगा भाई, ये बात समझ में आती है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उसमें उसका इफेक्ट उतना ही कम होते चला जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला ग्राफ, देखना ध्यान से, एक और ग्राफ बना लेते हैं फिर तीन में कंपेयर कर लेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ये पॉजिटिव वाले रीजन में ही देखते हैं, जब टेन थीटा पॉजिटिव था, ये ये और ये वाला। ध्यान से देखें, इस वाले केस में पॉजिटिव के लिए आर की वैल्यू जितनी कम है टेन थीटा उतना ही कम है, तो थीटा भी उतना ही कम है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं ये वाला जो है ये लाइट डैम्पिंग के लिए है, ये बीच वाला मॉडरेट डैम्पिंग के लिए, और ये लास्ट वाला हैवी डैम्पिंग के लिए। जबकि आप इस वाले केस में देखोगे यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव हो चुका है, तो जितनी ज्यादा आर की वैल्यू थी ये टेन थीटा उतना ही छोटा था। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वाला जो केस है दिस इज नाउ फॉर, ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, हैवी डैम्पिंग के लिए। ये वाला लाइट डैम्पिंग के लिए,
और बीच वाला तो मॉडरेट डैम्पिंग के लिए हो ही जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने वेरिएशन ऑफ दिस फेज, मतलब कितने फेज से वो लीड लैग कर रहा था, वेरिएशन ऑफ फेज विद इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी का, इम्प्रेस्ड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे मैंने प्लॉट कराई, आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जाननी है कि कैसे कॉन्केविटी, तो मैंने आपको बताया उसको डबल डेरिवेटिव करके आप चेक कर लें। इतनी मैथमेटिक्स उम्मीद करता है आपको आती होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा। तो आप ये आराम से नोट करो, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर हम देखते हैं फेज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद फिर इस लेक्चर को कर देंगे खत्म, बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फेज ऑफ वेलोसिटी। अभी जैसे हमने फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ऐसी उसी प्रोसीजर से फेज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। पहले उसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, क्या था, u इज इक्वल टू एफ नॉट पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता था, कॉस पी टी माइनस थीटा। अब इसको मैं ना पहले, क्योंकि मेरे को पता है उसके साथ कंपेयर कराना है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी के साथ, तो इस कॉस वाले को भी मैं साइन में बदल लेता हूँ। वो कैसे बदल सकता हूँ मैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये पूरी पूरी टर्म एज इट इज उठ के यहीं आ जाएगी, और इस कॉस पी टी माइनस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन पाई बाई टू प्लस पी टी माइनस थीटा, ठीक है। और बाद में फिर अगेन इस टर्म को ऐसे के ऐसे उठा के रखेंगे, और इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन, इस पीटी को पहले लिख देते पीटी, और फिर उसके बाद में माइनस, और ये थीटा माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या। और फोर्स का क्या था, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पीटी, तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं, इस एंगल को कुछ नाम दे देते फाई। जैसे हमने पहले देखा डिस्प्लेसमेंट जो था वो फोर्स से थीटा एंगल से लैग कर रहा था, ऐसे मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो फोर्स से थीटा माइनस पाई बाई टू, यानी कि फाई एंगल लीड कर लैग कर रही है, ठीक है, पीछे है। तो अब देखते हैं हम लोग वही पहले की तरीके से वेरिएशन देखते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी हो। तो अभी हमने थोड़ी पहले देखा था, पी की वैल्यू अगर ओमेगा नॉट से छोटी है तो थीटा की वैल्यू जो थी वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रही थी। जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो जो फाई है दैट इज थीटा माइनस पाई बाई 2, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग दूसरा केस देखते हैं जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी हो। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी होगी तो थीटा की वैल्यू हमारी पाई बाई 2 से पाई आती थी। इसका मतलब क्या है कि जो फाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी थीटा माइनस पाई बाई 2 करने। और थर्ड केस हमारा क्या बन जाता है कि जब पी की वैल्यू एक्जैक्टली ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी। अच्छा, जब पी की वैल्यू एक्जैक्ट ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी तो वेलोसिटी रेजोनेंस आ जाता है, ठीक है। जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी तो हमने देखा था कि थीटा की वैल्यू आ रही थी हमारी उस टाइम पे पाई बाई 2, तो यहां से हमारी फाई की वैल्यू दैट इज थीटा माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, फाई की वैल्यू 0 होना क्या सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे भी पीटी बचेगा, यहाँ पे भी पीटी है ही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जब रेजोनेंस आएगी, वेलोसिटी रेजोनेंस आएगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी होंगे और वेलोसिटी होगी और जो फोर्स होगा वो दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। चाहे डैम्पिंग कोफिशिएंट कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसी वेरिएशन प्लॉट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इस वाली एक्सिस पे फाई आ जाएगा और इस वाली एक्सिस पे टाइम आ गया, सॉरी टाइम नहीं, इसी पी को लेते हैं। हमें समझ में आता है जब ऐसे ग्राफ बनाने हमको कि पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम हो ज्यादा हो, ये पी इक्वल टू ओमेगा नॉट वाली लाइन हो गई, और ग्राफ मैक्सिमम पाई बाई 2 से और ये मिनिमम माइनस पाई बाई 2 इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अच्छा, फाई की वैल्यू नेगेटिव कब कब है, जब पी की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट है। जब पी की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट है तो ये रीजन इस वाला ग्राफ मतलब यहाँ पर बनेगा, इस वाले रीजन में एक्जैक्टली पी इक्वल टू ओमेगा नॉट पे 0 है। और जब पी की वैल्यू ओमेगा नॉट से मान लो बहुत ही कम हो जाए तो ये फाई की वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, माइनस पाई बाई 2 को, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैं ऐसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला ही ग्राफ है, बस पाई बाई 2 नीचे खिसका दिया है, ठीक है। और वही यहां से दिख भी रहा है ना, पाई थीटा से और भी पाई बाई 2 कम कर दिया हमने, तो सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा लगभग। कि मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बार बार उसी चीज को कहने से कोई फायदा नहीं है। आपको ये समझ में आ ही गया होगा कौन सा लाइट डैम्पिंग, कौन सा हैवी डैम्पिंग, कौन सा मॉडरेट डैम्पिंग, ठीक है। ये हैवी वाला हैवी डैम्पिंग, वो मॉडरेट और लाइट आप कर ही सकते हो। ऐसे इस वाले में ये वाला हैवी डैम्पिंग, ये लाइट हो जाएगा, बीच वाला मॉडरेट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस हुआ था ना, तो वहां पे जब आप थीटा की वैल्यू देख रहे थे, तो थीटा की वैल्यू आई थी π/2, पी इज इक्वल टू एग्जैक्टली ओमेगा नॉट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि जो हमारा मीडियम है वो तो बहुत ही लाइटली डैम्प्ड है, मतलब आर की वैल्यू पी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, तो आर को अगर आर अगर बहुत ही कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का भी लगभग रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है। और p इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे वेलोसिटी का तो पक्का ही रेजोनेंस आ जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट का रेजोनेंस आता था, एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस आता था, तो वहां पर थीटा की वैल्यू π/2 होती थी, यानी कि उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जो है रेजोनेंस पर वो इंप्रेस्ड फोर्स से π/2 लैग कर रहा है, जबकि वेलोसिटी रेजोनेंस पे वेलोसिटी इंप्रेस्ड फोर्स से लैग नहीं कर रही, उसके फेज में ही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसी की तरीके से हमारा ये वाला लेक्चर जो था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सी चीज़ें थी, कुछ ग्राफ्स थे जो कि समझने बहुत ज़रूरी थे, हो सकता है पेपर में आ जाए, और आएंगे तो फिर डायरेक्टली उठ कर ही आएंगे, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। फिर इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग हमारे पास काफ़ी अभी टॉपिक बचते हैं, एवरेज पावर डिसिपेटेड वगैरह, फोर्स्ड ऑसिलेटर की, वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब इसे नोट करें, रिवाइज करें।